हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 450 का ट्यूटोरियल। आई नो आई एम लेट, थोड़ा काम की वजह से आई वाज नॉट एबल टू गिव द कॉन्टेस्ट, बट लेटर आई सॉल्व एंड आई वाज एबल टू सॉल्व लाइक ऑल 4 ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल देख लिया होगा, कुछ ने किसी और का वीडियो देख लिया होगा, बट दोज हु आर वेटिंग फॉर माई एक्सप्लेनेशन, thank you so much. This video is for you. Let's quickly discuss our 4 problems starting with the first one. तो पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इंडेक्स विद डिजिट इक्वल टू द इंडेक्स। तो क्वेश्चन में जो भी नाम है उसमें ही पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक तरीके से लिख दिया इन्होंने। तो क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स यानी कि सबसे पहला कौन सा ऐसा इंडेक्स है आई, सच दैट कि उस पर जो भी डिजिट पड़ा हुआ है, जो भी उस पर एक नंबर पड़ा हुआ है, उसके सारे डिजिट्स का सम अगर हम निकालें तो वो क्या होना चाहिए, वो उस इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो एग्जांपल कुछ ऐसा था कि अगर मान लो ये है, ठीक, लेट्स से ये, तो इसके इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स हो गया 1, इसका इंडेक्स हो गया 2। अब देखो अगर हम डिजिट के सम की बात करें तो इसके डिजिट एक ही डिजिट है तो इसका सम 2 होगा, इसमें 2 डिजिट है तो इसका सम क्या होगा, इसका सम 1 हो जाएगा, 1 + 0 = 1। इसमें एक ही डिजिट है तो इसका सम भी 2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला इंडेक्स इस डिजिट के सम के बराबर है, ये वाला इंडेक्स इस डिजिट के सम के बराबर है, तो दोनों बराबर है। बट हमें क्या चाहिए था, हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, तो इस केस में 1 हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि दोनों ही इंडेक्स आपके उसके सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है, बट क्वेश्चन में क्योंकि कहा है कि जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऐसा हो जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको सम ऑफ डिजिट्स निकालना आता हो। देखो अगर हमारे पास मान लो ये एक डिजिट दिया हुआ है, ठीक, तो इसके अगर हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना तो कैसे निकलता है, ये एक नम है मान लो आपका, इसका अगर हमें डिजिट्स का सम निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें हर एक डिजिट को अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। तो अगर हम सम को 0 लेके चल रहे हैं तो अब हमें हर एक डिजिट बारी बारी से चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 10 से मॉडुलो करते हैं। इसका 10 से मॉडुलो करेंगे तो इसका मतलब कि रिमाइंडर आएगा, यानी कि वंस प्लेस पे जो भी नंबर है वो आएगा। तो वंस प्लेस का नंबर यानी कि 4 आ गया, अब इसको हम अपने सम में ऐड कर देंगे। ठीक, अब क्योंकि देखो हमें इस वाले डिजिट को कंसीडर कर चुके हैं और हम मॉडुलो 10 करने पे क्या पता कर सकते हैं, मॉडुलो 10 करने पे हम लास्ट वाले हम वंस प्लेस पे डिजिट जो है वो पता कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट वाले डिजिट को वंस प्लेस पे लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस 4 का काम खत्म हो चुका है तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 452.4 इसका जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 452.4 आएगा, लेकिन हम क्योंकि इंटीजर वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो फ्लोटिंग नंबर्स हमारे काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा हमारा लास्ट वाला डिजिट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो अगला नंबर है वो हमारा वंस प्लेस पे आ जाएगा और फिर से अगर हम मॉडुलो 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वंस प्लेस का नंबर को हम सम में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते अगर हमारा कभी भी नम खत्म हो गया यानी कि 0 हो गया, क्योंकि एक टाइम आएगा जब मान लो आपके पास एक सिंगल डिजिट बचा है, उसको आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा वो 0 हो जाएगा। तो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को वंस प्लेस पे लाएंगे और उसको फिर मॉडुलो 10 करके अपने सम में ऐड कर लेंगे। ठीक, तो बेसिक्स सी चीज़ थी, बट हाँ अगर किसी को नहीं आती तो सम ऑफ डिजिट्स ऐसे निकलता है। ठीक, तो उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप हर एक इंडेक्स पे जाओगे, उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे, जिसका सम ऑफ डिजिट सबसे पहले इक्वल टू आई हो गया, वहीं से आप रिटर्न कर दोगे। अगर ऐसा कभी भी नहीं होता तो आप -1 रिटर्न कर दोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफ़ नो सच इंडेक्स एग्जिस्ट तो यू हैव टू रिटर्न -1। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये तो सबने कर ही लिया होगा। लेट्स जम्प टू द सेकेंड प्रॉब्लम। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि मिनिमम स्वैप्स टू सॉर्ट बाय डिजिट सम। ठीक, देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक आपको नंबर्स की एरे दी हुई थी, आपको बताना था कि ऐसा पहला कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे उसका सम ऑफ डिजिट्स और वो इंडेक्स की वैल्यू बराबर है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने एक तुम्हें नम्स की एरे दे दी। ठीक, हमने तुम्हें एक नम्स की एरे दे दी, लेट्स सपोज कुछ भी नंबर्स हैं, ठीक, ABCD ऐसे नंबर्स हैं आपके पास। ठीक, 0th इंडेक्स पे 1, 2nd, 3rd। ठीक, इन्होंने कहा कि इसको हम एक तरीके से सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, एक तरीके से एक एरे का नाम इन्होंने सॉर्टेड एरे रख दिया है। उसकी लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन वैसी नहीं जो हमारे यूजुअली होती है कि हमारा जो नंबर बड़ा है वो सबसे पीछे होगा, जो नंबर छोटा है वो सबसे आगे होगा। इन्होंने कहा है कि नंबर से लेना देना नहीं है, उसके सम ऑफ डिजिट से लेना देना है। मान लो A का सम ऑफ डिजिट आता है 5, B का सम ऑफ डिजिट आता है लेट्स से 7, C का सम ऑफ डिजिट आता है 3 और D का सम ऑफ डिजिट आता है लेट्स से 4। ठीक, तो अब इन्होंने कहा कि अब इस सम ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग
इन नंबर्स को सॉर्ट कर दो, इन सम ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को सॉर्ट कर दो, तो वो हमारी फाइनल सॉर्टेड एरे होगी। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, सी, तो यानी कि सी सबसे पहले आएगा एरे में, हमारी सॉर्टेड एरे में सी सबसे पहले आएगा। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है डी, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है ए, उससे बड़ा कौन है, बी। ठीक, तो ये होगी हमारी फाइनल सॉर्टेड एरे इनके हिसाब से। ठीक, अब हमें एरे दी थी ए बी सी डी, इनके हिसाब से सॉर्टेड एरे ये। तो अब इन्होंने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बता दो, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बता दो कि हमारा क्या हो जाए, इस एरे को तुम इस एरे में कन्वर्ट कर पाओ, यानी कि इस एरे को तुम सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर पाओ। सॉर्टेड वो वाली सॉर्टेड नहीं, सॉर्टेड जो इन्होंने दी है उस अकॉर्डिंग सॉर्टेड। ठीक, तो यानी कि तुम्हें अगर तुम सम ऑफ डिजिट्स तो बेसिकली तुम निकाल ही सकते हो, उसके बाद इसको सॉर्ट करके तुम पता कर सकते हो कि बेसिकली तुम्हें किस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि अगर तुम्हें ये ए बी सी डी दिया हुआ है तो तुम ये पता कर सकते हो कि हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है सी डी ए बी। ठीक, अब बस क्वेश्चन तुम्हारा क्या बचा है कि एक एरे दी हुई है, तुम्हें इसको इस एरे में कन्वर्ट करना है और तुम्हें बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे। ठीक, एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, तुम किसी भी दो एलिमेंट को उठाओ, उनको आपस में स्वैप कर दो। ठीक, तो इसको इस केस में क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा सी के साथ स्वैप हो जाएगा, बी तुम्हारा डी के साथ स्वैप हो जाएगा, तो दो ऑपरेशन में तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ तक का तो देखो तुम्हें काम करना ही है। क्या काम करना है कि हर एक एलिमेंट का सम ऑफ डिजिट निकालो, उसको इंडेक्स के साथ मैप करके फिर सॉर्ट करके, और बेसिकली तुम एक तरीके से वाली एरे जनरेट कर पाओ कि अगर तुम्हें ए बी सी डी दिया हुआ है तो तुम ये पता कर पाओ कि हमें इस एरे को किस एरे में कन्वर्ट करना है। तो अगर ए बी सी डी दिया है तो तुम सॉर्ट वगैरह करके फिर पता कर लो कि इसको तुम्हें बी डी लेट्स से सी ए में कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर तुम्हें ये दोनों एरे पता है तो अब देखो ये एक तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये एक मैंने हैकर रैंक पे प्रॉब्लम देखी हुई है, नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं आता, बट हैकर रैंक पे ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। क्या होता है, आई गेस लिलीज होमवर्क करके प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार वेरीफाई कर पाओ तो लिलीज होमवर्क करके एक प्रॉब्लम है आपकी, उसमें भी यही चीज़ होती है कि आपको एक बार इसको सॉर्टेड करके चेक करना होता है नंबर ऑफ कितने स्वैप्स लगेंगे, एक बार उसको रिवर्स सॉर्ट करके चेक करना होता है नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगेंगे, दोनों का मिनिमम निकाल के आएगा आंसर रिटर्न होता है। तो एक बार अगर आप ये क्वेश्चन चेक कर पाओ, ये आपके हैकर रैंक पे है, हैकर रैंक पे जाके चेक कर लेना, लिलीज होमवर्क करके क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो इसमें भी यही करना होता है कि एक एरे दी होती है, बताना कितने नंबर ऑफ मूव्स में उसको सॉर्ट कर पाओगे या फिर रिवर्स सॉर्ट कर पाओगे। तो हमें तो केवल इस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है ना, ये उस क्वेश्चन में आपको करना होता है, सॉर्टेड ऑर्डर निकाल के रखना होता है, हमने ऑर्डर निकाल लिया कि इस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेरे को जो तरीका वो सबसे इंट्यूटिव लगता है वो क्या है कि देखो मैं क्या करूँगा, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, जो एरे मेरी ऑलरेडी है इसको अब मैं ये वाली एरे बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो यहाँ इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ए, मेरे को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वाली एरे में जाके देखूंगा, मेरे को चाहिए यहाँ पे बी। अब देखो एक स्वैप तो लगेगा ही, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन एक स्वैप तो लगेगा ही, जिस स्वैप में तुम इस बी को यहाँ पे लेके आओगे, इस ए को आगे लेके जाओगे। ठीक, तो देखो एक स्वैप तो तुम्हें लगेगा ही। अब लेकिन देखो स्वैप करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, स्वैप करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये बी इस एरे में है कहाँ पे, क्योंकि तुम दो इंडेक्सेस को ही तो स्वैप कर पाओगे। अगर तुम्हें ये पता है कि ये वाला तो 0th इंडेक्स पे है, इसका इंडेक्स तुम्हें नहीं पता, तो क्या करोगे तुम, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें एक मैपिंग बना के रखनी पड़ेगी कि हर एक लेटर, हर एक नंबर, जो भी चीज़ है वो तुम्हारी इस एरे में किस पोजीशन पे है। तो अगर तुम्हारे पास पड़ा होता कि बी तुम्हारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे मेरा ए पड़ा हुआ है, मेरा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बी पड़ा होना चाहिए था। ठीक, तो अब बी देखोगे किस पोजीशन में पड़ा है, बी तो तुम्हें पता चला कि फर्स्ट पोजीशन पड़ा है, तो तुमने कहा कि अब इन दोनों को तो स्वैप करना ही पड़ेगा। तो यानी कि अब यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए चला जाएगा। ठीक, अब देखो अब तो क्योंकि तुमने ए की पोजीशन चेंज कर दी, अभी स्टार्टिंग में क्या पड़ा होता, स्टार्टिंग में ए की जगह पे 0 पड़ा होगा इस मैपिंग वाले एरे में, तो यानी कि अब मैपिंग वाले एरे को भी तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। एरे नहीं, एक तरीके से मैप है, तो इस मैप को भी तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना पड़ेगा कि देखो अभी जिस पोजीशन पे बी था तुम्हारा, बी किस पोजीशन पे था, बी था फर्स्ट पोजीशन पे, अब उस पोजीशन पे कौन चला जाएगा, अब यानी कि ए की पोजीशन हो जाएगी वो, और बी की पोजीशन अब देखो अपडेट करने से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, अपडेट कर भी सकते हो, नहीं भी अपडेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी ऑलरेडी अपनी असली पोजीशन पे आ चुका है। क्योंकि पोजीशन किसका काम पड़ रहा है, जो तुम्हारी नीचे वाली एरे में यानी एक्सपेक्टेड वाली एरे में जो नंबर्स पड़े हुए हैं। तो देखो क्योंकि बी ऑलरेडी तो बी का काम हो चुका है, तो किसी और के लिए तुम्हें बी के पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए तुम बी को चाहो तो अपडेट करो, चाहो तो अपडेट ना करो, कोई फ़र्क उससे पड़ने वाला नहीं है तुम्हारा। लेकिन तुम्हें ए को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ए तुम्हारा बाद में फिर से आने वाला है,
ए देखो बाद में फिर से तुम्हारा ए का काम पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ए अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। ऊपर वाली एरे में जो एलिमेंट्स यूज़ होगा उनका काम पड़ सकता है, बट नीचे वाले में जो यूज़ होगा उनका दोबारा काम नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली एक तरीके से तुम्हें क्या करना है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड वाले का इंडेक्स निकालो, जो यहाँ पड़ा एक्सपेक्टेड वाले को स्वैप कर दो। अब क्योंकि तुमने मैपिंग रखी हुई है इंडेक्सेस की, तो अब तुम्हें उस मैपिंग को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो उस मैप को भी उस तरीके से तुम पॉपुलेट कर सकते हो, ठीक। तो इसको करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक बार कॉपी पेन उठा के ड्राई रन करके देखना। कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर तुम्हें ये पता हुआ है कि यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा होना चाहिए, और उसके बाद क्या एक चीज़ तुम्हें स्वैप करने से रोक रही है, वो है कि इसका इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स के लिए तुमने एक मैप मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर तुम ये लिलीज होमवर्क पहले करके आओगे तो तुम्हें फिर ये क्वेश्चन एक वॉक की तरह लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक। तो अगर तुम कोड देखना चाहो तो कोड में देखो, मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने पहले एक एरे बना ली है। अब पहले मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, मैं पहले पता करना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड एरे मेरी क्या होनी चाहिए, ठीक, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से दी हुई है कि सॉर्टेड ऑर्डर जो भी होगा वो मेरा एक्सपेक्टेड क्या है। तो मैं क्या किया, मैंने पहले सबका सम निकाला, क्योंकि डिजिट्स का सम के बेसिस पे सॉर्ट हो रहा है, ठीक। अब क्योंकि उसको मेरे को एक आई भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि बाद में मेरे को तो ओरिजिनल एरे का काम है ना, केवल डिजिट्स के सम से नहीं पता कर सकता ना मैं कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पड़ेगा। तो वो कैसे पता करूँगा मैं, वो मेरे को इंडेक्स बताएगा कि कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट मेरा किस पोजीशन पे है। उसके बाद क्या किया, मैंने सॉर्ट कर लिया, अपना एक कस्टम कंपैरेटर बना लिया, जिसमें मैंने उसको किसके बेसिस पे सॉर्ट कर लिया, उसको उसके डिजिट्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया। और क्योंकि सेकंड एक पैरामीटर था कि अगर डिजिट्स का सम तुम्हारा सेम हो जाए तो फिर जो नंबर स्मॉलर है वो आ जाएगा, क्योंकि सारे यूनिक नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें एक ऑर्डरिंग तो मिल के रहेगी यहाँ से, ठीक। तुमने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, तुमने मैप में सारी चीज़ें स्टोर कर ली, ठीक। अब मैंने एरे में अभी तक सम स्टोर था, मैंने एरे में एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर ली है। तो एरे के फर्स्ट पोजीशन पे मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ पड़ी है जो एक्सपेक्टेड है, और फिर मैप में मैंने स्टोर कर लिया कि मेरा नम्स वाली एरे में मेरे कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, ठीक। अब मेरे को दोनों चीज़ें पता है। अब क्या करूँगा, मैं फाइनल अपना लूप चलाऊँगा। लूप में क्या करूँगा, मेरी करंट पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, मेरा एक्सपेक्टेड क्या है। अगर मेरा करंट और एक्सपेक्टेड बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक स्वैप तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा मुझे। अब स्वैप परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, इंडेक्स चाहिए, कि जो एक्सपेक्टेड है उसका इंडेक्स क्या है एक्चुअल, उसका इंडेक्स तुमने निकाल लिया। अब यानी कि तुम्हारा करंट वाला एलिमेंट कहाँ चले जाएगा, इस इंडेक्स पोजीशन पे, और तुम्हारा नम्स में भी एक्चुअली में उस इंडेक्स वाले पोजीशन पे ये करंट वाला एलिमेंट डाल दो। चाहो तो तुम मैप ऑफ तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड एलिमेंट है उसको आई सेट कर सकते हो, बट अगेन मैंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई तुम्हारा आंसर पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। और क्योंकि तुमने एक स्वैप परफॉर्म किया तो आप आंसर को प्लस प्लस कर दो, फाइनली अपने आंसर को रिटर्न कर दो कि इतने नंबर ऑफ स्वैप्स में आप अपना डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड जो ऑर्डरिंग थी वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रिड टेलीपोर्टेशन ट्रैवर्सल, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक 2D एरे दी हुई है, कुछ पोजीशन पे डॉट पड़ा हुआ है, यानी कि वो एक एम्प्टी सेल है, वहाँ से आराम से आप गुजर सकते हो। कुछ पोजीशन पे आपको हैश दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पे ऑब्स्टिकल है, यानी कि वहाँ से आप नहीं जा सकते। एक तरीके से दीवार मान लो आप, अगर डॉट को आप मान रहे हो कि सीधी रोड है तो हैश को मान सकते हो कि आप वहाँ पे दीवार है, उस सेल को आप पार करके नहीं जा सकते दूसरी तरफ, ठीक। और बाकी पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, बाकी पोजीशन पे आप अपर केस लेटर पड़े हुए हैं ए से लेके जेड तक, ठीक। आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप किसी भी सेल से उसके एडजेसेंट सेल पे जा सकते हो, किसी भी सेल से उसके नेबरिंग सेल पे जा सकते हो, लेफ़्ट राइट अप और डाउन, अगर वो ग्रिड के अंदर है तो, ठीक। अब आप जो भी आपके ऑब्स्टिकल हैं उस पर तो नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्स्टिकल से होते हुए कोई रास्ता नहीं हो सकता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इनिशियल यानी कि 0,0 से लेके n-1, या फिर 0,0 वाले सेल से लेके लास्ट वाले सेल तक आपको जाना है, ठीक। और एक और ऑपरेशन है आपके पास, वो है टेलीपोर्ट का, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये आपका सेल है, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑपरेशन में किसी भी सेल से लेफ़्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, टॉप जा सकते हो, लेफ़्ट जा सकते हो और बॉटम जा सकते हो, ठीक। कहाँ पे लेकिन केवल जा सकते हो, आप केवल डॉट पे जा सकते हो या फिर किसी और कैरेक्टर पे जा सकते हो, आप हैश पे नहीं जा सकते हो, हैश क्योंकि आपका एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। और एक आपके पास ये सब करने में आपको एक मूव लगेगा, मतलब कि एक मूव में आप
इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा सकते हो, किसी भी एक पोजीशन किसी भी दूसरी पोजीशन पे जा सकते हो। आपके पास एक और क्या है, आपके पास एक और ऑपरेशन है, वो है टेलीपोर्ट का ऑपरेशन। कि अगर मान लो यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, 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 तो आप एक ऑपरेशन में इस ए पे अगर खड़े हो तो बिना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, क्योंकि यहाँ इस ए पे खड़े हो तो बिना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे आप इनमें से किसी भी ए पे टेलीपोर्ट हो सकते हो। ठीक, आपको एडजेसेंट सेल्फ से जाने पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, बट ये टेलीपोर्टेशन का जो आपका मूव है इसमें आपको एक भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ए से आप डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके इस वाले ए पे आ सकते हो। ठीक, और ऐसा दिया हुआ है कि हर एक कैरेक्टर के लिए ये ऑपरेशन आप एक बार ही परफॉर्म कर सकते हो। देखो, अगर ये ना भी दिया होता कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक बार ही परफॉर्म कर सकते हो तो ये ऑब्वियस था कि आप हर एक कैरेक्टर के लिए एक बार ही परफॉर्म करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि देखो, इस ए से मान लो आपने कहा कि इस ए से मेरे को, इस ए से मैं इस ए पे आया और इस वाले ए से फाइनली इस ए पे जाया, ये मेरा बेस्ट मूव है कि इस वाले ए से इस वाले ए पे आया और इससे इस पे गया, तो यानी कि मेरे को इससे इस पे जाना, इससे इस पे जाना बेस्ट मूव लगा। तो मैं कहूँगा कि इस वाले ए का फिर काम ही क्या था, जब अगर तुम इस पे आए और फिर इस पे चले गए तो क्यों ना तुम ए से डायरेक्ट इस वाले ए पे आ जाते, है ना। इस ए से क्यों ना तुम डायरेक्ट इस वाले ए पे आ जाते, या फिर तुम कह रहे हो कि मैं क्या करता, मैं इस वाले ए से मैं इस वाले ए पे आया, फिर उसके बाद मैं कुछ एडजेसेंट वाले मूव्स लगा के इस वाले ए पे आया और अब यहाँ से टेलीपोर्ट करके मैं यहाँ पे आया। तो मैं कहूँगा कि इससे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट यहाँ पे आने का ऑप्शन था ना, कुछ एक्स्ट्रा मूव्स क्यों बर्बाद किए। या तो तुम मूव्स एक्स्ट्रा बर्बाद करके इस वाले ए से आ रहे हो, या फिर डायरेक्ट बिना एक बार इससे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे, एक बार इससे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली अगर तुम इन दोनों एज के बीच ही ट्रेवर्स करना चाह रहे हो तो तुम डायरेक्टली इन दोनों एज के बीच ही ट्रेवर्स करो ना, किसी एक अलग ए को क्यों इन्वॉल्व करना है इसमें। ठीक, तो यानी कि सारे जो ए हैं वो तुम्हारा एक सिंगल नोड का काम करेंगे। ठीक, अगर अब इसको हम ग्राफ की तरह देखने की कोशिश करें तो देखो ये ग्राफ हमारा कैसा बन गया, ये ग्राफ हमारा बन गया कि देखो हर एक नोड, हर एक जो आपका ग्रिड है, ग्रिड का हर एक सेल जो है उसको अगर हम एक नोड की तरह ट्रीट करें और उसकी एजेस को अगर हम देखें तो देखो हर एक नोड की पोटेंशियल 4 एजेस तो है ही। क्या क्या है 4 एजेस, कि अपने राइट जा सकता है, अपने ऊपर जा सकता है, अपने लेफ्ट जा सकता है, अपने नीचे जा सकता है। ठीक, ये 4 पोटेंशियल एजेस हैं। अगर कोई उसको ग्रिड के बाहर ना ले जा रहा हो तो मतलब कि 4 पोटेंशियल एजेस तो हैं। इनका वेट क्या है, इनका वेट होना चाहिए 1-1। ठीक, इनका वेट होना चाहिए 1-1 और एक साथ में आपके पास एक 0 वेट की एज भी है। यानी कि अगर ये आपका ए है तो इस सारे एज पे, जो सारे एज हैं उन पे आपको जाने के लिए कितना 0 वेट लगेगा। सारे एज पे किसी भी ए पे आप जा सकते हो 0 वेट यूज़ करके। ठीक, अब आपको ऐसे बहुत सारी एजेस हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, आपको एक तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ बताना है 0,0 से लेके जो आपका n-1, m-1 है इस वाले सेल पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। देखो, अगर यहाँ पे ये 0 वाला, ये टेलीपोर्टेशन वाला कोई सीन ना होता, बस आपके पास सीन होता कि किसी भी नोड से किसी भी एडजेसेंट सेल पे जा सकते हो एक ऑपरेशन लगा के। ठीक, और बीच में कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह है। तो देखो अब आपके पास फिर इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में आप सिंपल सी BFS लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि सबका कॉस्ट सेम था, सबका कॉस्ट सेम होता है तो BFS आपका शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ हो सकती है। जब भी आपका कोई भी वेट नहीं होगा, जब भी आपका कोई वेट नहीं होगा या फिर सबका वेट सेम होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस या तो सबका वेट 1 है या तो सबका वेट अगर 5 भी है तो आप क्या करोगे, BFS 1 के लिए लगाओगे और उसके बाद फाइनल आंसर में अपना 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हर एक ट्रैवर्सल पे आपको 5-5 वेट लग रहा है ना, हर एक ट्रैवर्सल पे आपको 5-5 कॉस्ट या फिर वेट जो भी बोल लो लग रहा है। BFS हमारा 1 के लिए स्टैंडर्ड होती है तो हम क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो अगर सबका वेट सेम है, सारी एजेस का वेट सेम है ग्राफ में, तो हम हमेशा BFS से शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। ठीक, एक और अब देखो, अब ये तो नहीं है केस हमारे पास केस क्या है कि या तो 0 वाली आपकी होगी, 0 वाली एज होगी 0 वेट की, या तो आपकी 1 वेट की एज होगी। ठीक, तो इसके लिए जो चीज़ होती है वो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन पोटेंशियल एक आंसर आपका और क्या हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें आपका वेटेड एजेस हैं, यानी कि एजेस का कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होती है डाइजेक्स्ट्रा। ठीक, डाइजेक्स्ट्रा क्या करती है, डाइजेक्स्ट्रा आपको बताती है कि किसी भी वेटेड एंड डायरेक्टर ग्राफ में आपका शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक, तो इस केस में तो आप डाइजेक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, इस केस में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या इस केस में डाइजेक्स्ट्रा यूज़ करना आपका बेस्ट ऑप्शन होगा कि नहीं। कुछ लोगों ने इसको डाइजेक्स्ट्रा से किया होगा, बिल्कुल आप कर सकते हो, एक्सेप्ट भी हो जाएगा। बट क्योंकि देखो डाइजेक्स्ट्रा क्या होता है, डाइजेक्स्ट्रा है कि आपका एज का वेट कुछ भी हो
तो आपकी डायरेक्स्ट्रा लग सकती है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका एज का वेट या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम होती है जिसको बोलते हैं 0-1 BFS। 0-1 BFS इज कि आपके पास जो कॉस्ट है वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब वो 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 की जगह मान लो 5 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 0 और एक n, ये दो आपका नाम लेकिन ऐसा होता है 0-1 BFS। बट हाँ, इस 1 की जगह आप कोई भी एक कॉस्ट ले सकते हो, लेकिन ये फिक्स है कि या तो 0 होगा कॉस्ट या तो वो जो दूसरी चीज़ है वो होगा कॉस्ट। ठीक, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में आपका 0-1 BFS काम करती है। इसमें DQ का यूज़ होता है। अगर आपने देखो कभी भी 0-1 BFS नहीं कर रखी है तो लव करके चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हो। 0-1 BFS बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखी है। ठीक, मैंने पहली बार जो क्वेश्चन किया था 0-1 BFS का वो था कि मिनिमम फाइंड एटलीस्ट 1 पाथ, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था कि एटलीस्ट 1 पाथ मिनिमम मूव्स टू मेक सच दैट देयर विल एटलीस्ट 1 पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू लास्ट पोजीशन। तो ये लीड कोड पे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ सर्च करोगे तो। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एरोज दिए होते हैं, आप क्या कर सकते हो, जो एरोज दिए उनको या तो फॉलो कर सकते हो या तो एक ऑपरेशन में उस एरो को, अगर ये वाला एरो है तो इसको इसमें इन सब में से किसी भी एरो में चेंज कर सकते हो। तो देखो इसमें भी 0-1 BFS कैसे लगती है, पहले इसको ग्राफ में कन्वर्ट करोगे। इसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो आपके एरोज दिए हुए हैं ऑलरेडी उसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं है, यानी कि वो 0 कॉस्ट के। लेकिन अगर आपको इनके अलावा किसी भी 3 अलग एरोज का यूज़ करना है तो उन सबका कॉस्ट क्या है, उन सबका कॉस्ट है 1। ठीक, तो यानी कि तो आपके पूरे ग्राफ में या तो 0 कॉस्ट की वजह से या तो आपके 1 कॉस्ट की वजह से। तो इस क्वेश्चन में भी 0-1 BFS हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, गूगल में पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ग्राफ आपको बनाना बता दिया मैंने। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा कि अगर इसमें कोई भी कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो क्या कर सकते हो, इससे किसी भी एक कैरेक्टर पे जा सकते हो आप यूजिंग 0 वाली एज। ठीक, और अगर इसके जैसा कैरेक्टर पे नहीं जाना चाहते हो आप, इसके एडजेसेंट नंबर्स पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे, वो 1 वेट की एजेस यूज़ करना चाहोगे। तो इसको एक तरीके से ग्राफ की तरह ट्रीट करोगे आप। लेकिन एक और इसमें कैच है, एक और कैच है कि आपका जो ए है, अगर इस ए से इस वाले ए पे जा रहे हो तो अब ए वाला टेलीपोर्ट बंद कर हो जाएगा। यानी कि इस ए को किसी भी सेट वगैरह में डाल लो कि ए से एक बार किसी ए में टेलीपोर्ट हो चुके हो। क्यों, क्योंकि अब दोबारा देखो इस ए से टेलीपोर्ट होकर तुम कहीं नहीं जाना चाहोगे। क्यों, क्योंकि अगर इस ए से कहीं और टेलीपोर्ट होने पे आपका मिनिमम कॉस्ट मिल रहा होता तो ऑलरेडी इस वाले ए से ही टेलीपोर्ट होकर आप चले गए होते उस पर। इस वाले ए पे आने की बजाय इस ए से उस ए पे चले गए होते। तो आप जिस पे भी टेलीपोर्ट करोगे यू एज्यूम कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक, तो मतलब कि इस ए से आप सारे ए पे जाओगे, लेकिन अब किसी भी ए से किसी और ए पे जाने की आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो एक सेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी 0-1 BFS का पूरा काम है। ठीक, तो 0-1 BFS अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो DQ से आप इसको आराम से कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने 0-1 BFS लगाई है DQ से। इसमें फ्रंट में भी पुश करते हैं और बैक में भी पुश करते हैं। आपकी जो नॉर्मल BFS होती है उसमें केवल आप क्यू के बैक में पुश करते हो और फ्रंट से एलिमेंट निकालते हो, बट इसमें वेट के अकॉर्डिंग या तो फ्रंट में पुश करते हैं या तो बैक में पुश करते हैं। तो अगर एक बार आप कर लोगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 0-1 BFS इसका प्री रिक्विजिट एक तरीके से मान लो। अगर आपको नहीं आती है तो मैंने आपको चैनल बता दिया है कि आपको लव चैनल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है 0-1 BFS, आपको मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर ये कर लेते हो या फिर ये नहीं कर पाते हो तो देखो इससे, क्योंकि इसमें तो तुम्हें ये सब भी देखना है कि टेलीपोर्ट वगैरह कैसे हो रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया कि मेक एटलीस्ट 1 पाथ, कुछ ऐसे ही करके क्वेश्चन है, लीड कोड पे आपको मिल जाएगा, हार्ड कैटेगरी में होगा। 0-1 BFS टैग लगा के अगर सर्च करोगे तो भी शायद मिल जाए आपको। तो पहले ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व कर लो, फिर ये वाला कर लो, या फिर पहले ये कर लो फिर ये वाला कर लो, दोनों करके ट्राई करना। 0-1 BFS पे थोड़ी सी आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक, आइए अब फोर्थ और आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम वेटेड सब ग्राफ विद द रिक्वायर्ड पार्ट 2। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन कभी आया होगा बट ये इसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक अनडायरेक्टेड वेटेड ट्री दिया हुआ है। ठीक, अनडायरेक्टेड वेटेड ट्री दिया हुआ है। अब देखो ट्री का बहुत काम आएगा, अभी की ट्री दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ग्राफ होता तो शायद बहुत कुछ करना पड़ता, बट हाँ ट्री दिया हो तो इसको आगे हम यूज़ करेंगे। अब क्या है, इसमें आपको एजेस दी हुई हैं। एजेस क्या है, आपकी वेटेड एजेस हैं, यानी कि U से V तक का पाथ है और W वेट है उस एज का। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल एजेस है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो U से V का भी
पाथ हो सकता है और वी से यू का भी हो सकता है, दोनों का लेकिन वेट होगा WI। ठीक, और एडिशनली ये तो आपको एक ग्राफ दे दिया गया है। अब आपको क्या दिया हो जाएगा, अब आपको क्वेरीज दी जाएंगी। ठीक, तो देखो अगर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है आपका कि आपको एक ट्री टाइप का दिया जाएगा, एजेस आपकी जो है बायडायरेक्शनल होंगी। ठीक, मान लो ये ट्री दिया आपको, अब आपको क्वेरीज दी जाएंगी बहुत सारी। ये एक ट्री स्टार्टिंग में दे दिया गया, इसमें एजेस का वेट है कुछ ना कुछ 3 2 1 4 2। ठीक, लेट्स से कुछ भी वेट्स। अब आपको क्या दिया जाएगा, आपको 3 नोड्स दी जाएंगे। आपको 3 नोड्स दी जाएंगी, क्या क्या, लेट्स से ये नोड है आपकी सोर्स 1, एक नोड होगी सोर्स 1, एक नोड होगी सोर्स 2 और एक नोड होगी आपकी डेस्टिनेशन। ठीक, 3 नोड्स दी जाएंगी, एक सोर्स 1 नोड होगी, एक सोर्स 2 नोड होगी, एक सोर्स डेस्टिनेशन नोड होगी। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ये तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पाथ यूज़ होने वाला है, उस पाथ में जो जो एजेस आ रही हैं उसका वेट ऐड कर दो। तो बेसिकली एक तरीके से इन तीनों को कनेक्ट करने वाले पाथ का आपको वेट बताना है, टोटल कॉस्ट क्या होगा। टोटल कॉस्ट होगा जो भी इस पाथ में वो एजेस यूज़ हो रही है उनका जो भी वेट होगा उन सब का सम। तो इस केस में अगर हम देखें तो 1 वाली है जो यूज़ हो रही है और 2 वाली है जो यूज़ हो रही है, तो टोटल कॉस्ट आपका 3 आ गया। आपको एक तरीके से बस यही बताना है कि इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके से इसको कनेक्ट करो। अब देखो क्योंकि ये आपका ट्री है, क्योंकि आपका ट्री है तो यानी कि आपका कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक पाथ होगा। ट्री में कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक पाथ होगा। अगर ये ग्राफ होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि इसको कनेक्ट करने के बहुत सारे पाथ हो सकते थे, तो आपको कुछ अलग दिशा में सोचना पड़ सकता था। बट क्योंकि ये ट्री है तो यानी कि एक यूनिक पाथ ही होगा हमेशा। ठीक, अब इसको सोचोगे तो कुछ LCA वगैरह आप सोचने की कोशिश कर सकते हो, उसमें भी आपके बहुत सारे एज केसेस आएंगे कि कौन सा नोड नीचे होगी, कौन सी नोड ऊपर होगी, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, हम थोड़ा इसको मैथमेटिकली तरीके से देखते हैं। और मैं पहले आपको एक स्टेटमेंट मेक करूँगा कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फिर उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि मैंने ऐसा बोला है तो अब ये ऐसा क्यों होगा। ठीक, देखो मैं कहता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सोर्स 1 से लेके जो डेस्टिनेशन तक का पाथ है। ठीक, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन तक का पाथ प्लस इसका जो कॉस्ट आएगा, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक के पाथ का जो कॉस्ट आएगा, प्लस जो सोर्स 2 से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ आएगा उसका कॉस्ट, प्लस जो सोर्स 1 से सोर्स 2 तक का जो कॉस्ट आएगा, इन तीनों का सम करो और बाय 2 कर दो। ये हो जाएगा मेरा आंसर। मेरा ये स्टेटमेंट है कि इन तीनों का कॉस्ट निकालूंगा मैं, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन का कॉस्ट, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन का कॉस्ट और सोर्स 1 से सोर्स 2 का कॉस्ट, और ये बाय 2 जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए, ये कैसे होगा कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन हो सकता कोई किसी के बीच में आ रहा होगा, ये सब तो आप कहोगे कि प्रूफ करके दिखाओ। आपका जनरली थॉट आना भी चाहिए कि हाँ ये बोल तो रहे हो बट इसको प्रूफ करके दिखाओ, ये कैसे आ गया। ठीक, अब मैं कहता हूँ ठीक है, देखो मैं कहता हूँ कि अब मैंने क्योंकि अभी तुम्हें बताया, देखो कि मान लो एक सोर्स 1 है तुम्हारा यहाँ पे, सोर्स 2 है तुम्हारा इस ट्री में यहाँ पे। ठीक, अब देखो क्योंकि तुम सोर्स 1 से सोर्स 2 पे एक एज बना रहे हो, सोर्स 1 से सोर्स 2 पे एज नहीं है एग्जैक्टली बट हाँ पाथ बना रहे हो एक, मान लो बीच में 2-3 नोड्स भी हैं, लेकिन एक सोर्स 1 से लेके सोर्स 2 का पाथ है। ठीक, और फिर तुम्हारा सोर्स 2 से एक डेस्टिनेशन तक का पाथ तुम बना रहे हो। ठीक, सोर्स 2 से लेट्स से तुम डेस्टिनेशन तक का पाथ बना, तो क्योंकि ये ट्री है और इसमें कोई भी चीज़ अगर तुम 2 चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तीसरा पाथ भी एग्जिस्ट करेगा, तो मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी तुम केवल 2 को कनेक्ट कर पाओ और तीसरा पाथ अपने आप बन जाएगा। ठीक, अगर तुमने सोर्स 1 से सोर्स 2 को कनेक्ट किया और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन को कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन का पाथ एक ऑलरेडी तैयार हो गया। ये एक जो बड़ा पाथ है ये सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन का पाथ ऑलरेडी तैयार हो गया। अगर तुम कहते हो कि नहीं मैं आप सोर्स 1 और सोर्स 2 को कभी कनेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सोर्स 1 को कनेक्ट करूँगा डेस्टिनेशन से और सोर्स 2 को कनेक्ट करूँगा डेस्टिनेशन से। ठीक,
क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल एजेस हैं। तो सोर्स 1 से तुमने डेस्टिनेशन कनेक्ट किया, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन कनेक्ट किया, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई जो थी सोर्स 1 से सोर्स 2 भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि आप दो को कनेक्ट करने पे तीसरा वाला ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। ठीक, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन तीनों पाथ्स के जो कि इन तीनों पाथ्स में कॉमन होगा। ठीक, जैसे कि देखो इस वाले में क्या कॉमन था, इस वाले में तुम्हारा ये सोर्स 2 कॉमन है, इस वाले में तुम्हारा सोर्स 2 कॉमन है, क्योंकि देखो सोर्स 2 किस में आ रहा है, सोर्स 1 से सोर्स 2 में भी आ रहा है, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन में भी आ रहा है, और डेस्टिनेशन से लेके सोर्स 1 में भी आ रहा है सोर्स 2। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तुम्हारा पॉइंट कि इन्हीं तीनों में से कोई एक हो, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा, देखो ये सोर्स 1 है, ये तुम्हारा सोर्स 2 है, और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तो इस केस में देखो ये वाली नोड हो जाएगी कॉमन, लेकिन एक ना एक नोड ऐसी ज़रूर होगी, एटलीस्ट एक नोड ऐसी ज़रूर होगी जो कि तुम्हारे इन तीनों पाथ जो मैंने कहा, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन और सोर्स 1 से सोर्स 2, ये तीनों पाथ में कॉमन होगी। ठीक, तो अब देखो, अब जो मैंने ये ऊपर चीज़ें लिखी हैं, अब इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ किसके टर्म्स में, कॉमन के टर्म्स में। ठीक, इसको अगर मैं कॉमन के टर्म्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ तो सोर्स 1 से डेस्टिनेशन का पाथ जो था तुम्हारा, इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँगा कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन, सोर्स 1 से सॉरी कॉमन का पाथ और प्लस कॉमन से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ। ठीक, ठीक, सोर्स 1 से कॉमन तक का पाथ और कॉमन से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ। ऐसे ही अगर तुम दूसरे वाले को ब्रेक डाउन करो, सोर्स 2 से कॉमन तक का पाथ और फिर कॉमन से लेके प्लस करना है इसको, कॉमन से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ। ऐसे ही तीसरे वाले को अगर करो तो सोर्स 1 से कॉमन तक का पाथ और कॉमन से लेके सोर्स 2 तक का पाथ। ठीक, अब देखो इन तीनों चीज़ों को अगर तुम सम करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो हर चीज़ दो बार है, कॉमन से लेके सोर्स 2, कॉमन से लेके सोर्स 2, तो यानी कि अगर दो कॉमन ले लूँ मैं तो ये तीनों चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, तो यानी कि सोर्स 1 से कॉमन तक का पाथ प्लस सोर्स 2 से कॉमन तक का पाथ प्लस तुम्हारा डेस्टिनेशन से कॉमन तक का पाथ। ठीक, ये 2 आ जाएगा। अब देखो क्या ये जो चीज़ लिखी हुई है मैंने, सोर्स 1 से कॉमन तक का पाथ, सोर्स 2 से कॉमन तक का पाथ, डेस्टिनेशन से कॉमन तक का पाथ, अगर ये मेरा कॉमन नोड है, यहाँ से अगर मैं सोर्स 1 तक का पाथ कनेक्ट कर दूँ, फिर यहाँ से सोर्स 2 तक का पाथ कनेक्ट कर दूँ, फिर यहाँ से डेस्टिनेशन का पाथ कनेक्ट कर दूँ, क्या मेरा ये पूरा जो टोटल मेरे को आंसर चाहिए था वो क्या मेरे को नहीं बन के आ गया? तो अगर इस मैं 2 को उस साइड भेज दूँ, जो मैंने इनिशियली जो अभी अपना स्टेटमेंट लिखा था कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन का, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन और फिर सोर्स 1 से सोर्स 2, तो अगर मैं इस 2 को उस तरफ भेज दूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा इसके। तो अभी मैंने जो भी लिखा था, जो भी मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर लिखा था, क्या था वो स्टेटमेंट कि तुम्हारा जो पाथ होगा वो होगा तुम्हारा सोर्स 1 से डेस्टिनेशन का पाथ प्लस सोर्स 2 से डेस्टिनेशन प्लस सोर्स 1 से सोर्स 2 बाय 2। अब देखो इसको मैंने प्रूफ करा तो तुम्हारे पास ये चीज़ ऑलरेडी आ गई कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा, सोर्स 1 से कॉमन तक का पाथ, सोर्स 2 से कॉमन तक का पाथ और डेस्टिनेशन से कॉमन तक का पाथ। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा कि आंसर निकलेगा कैसे। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि अभी मेरे को ये चीज़ चाहिए ना कि मेरा सोर्स 1 से लेके सोर्स 2 का पाथ क्या होगा, फिर मेरा चाहिए कि मेरे को सोर्स 2 से सोर्स डेस्टिनेशन का पाथ, फिर सोर्स 1 से डेस्टिनेशन का पाथ। अभी मेरे को ये तीनों पाथ चाहिए भी ना, ये तीनों पाथ जब मेरे को मिलेंगे उसी को तो बाय 2 करूँगा तभी तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो अब मेरे को चाहिए क्या कि हर एक क्वेरी के लिए मेरे को जल्दी से पता चल जाए कि मेरा सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन का पाथ क्या होगा। ठीक, फिर मेरे को पता चल जाए कि सोर्स 2 से डेस्टिनेशन का पाथ क्या होगा और मेरे को सोर्स 1 से सोर्स 2 तक का पाथ पता चल जाए। ये तीनों का अगर मेरे को पाथ पता चल गया तो मैं इनका सम करके बाय 2 कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को 2 नोड्स हैं, पता है उनके बीच का पाथ निकालना है, मेरे को उनके बीच का पाथ निकालना है। अब देखो, अब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये एक मेरी नोड है, मान लो ये एक मेरी नोड है, अब इनके बीच का पाथ निकाल के दो जरा मेरे को। इनके बीच का पाथ अगर निकालना है मेरे को तो देखो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ इनके बीच का पाथ। पहले मेरे को पता होना चाहिए इनका LCA। ठीक, इनका LCA अगर मेरे को पता होगा तो LCA इज़ डेफिनेटली एक नोड जो कि इन दोनों से लेके रूट तक का, ये मान लो रूट है तुम्हारा,
ठीक, ये मान लो रूट है, तो इन दोनों से लेके रूट तक का जो पाथ में पहला ऐसा नोड कॉमन पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाओ और जो पहला ऐसा पाथ कॉमन पड़ेगा, अगर एलसीए नहीं पता तुम्हें तो एलसीए होता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, यानी कि एंसेस्टर यानी कि किसी भी नोड से रूट तक का तुम एक पाथ ड्रॉ करो, फिर दूसरे वाले नोड से रूट तक का पाथ ड्रॉ करो, जहाँ पे पहले पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेप्ट करेंगे वो होगा इनका एलसीए, यानी कि लोएस्ट यानी कि सबसे पहला, सबसे नीचे से अगर ऊपर की तरफ तुम ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहली ऐसी नोड जो कि तुम्हारी दोनों में कॉमन है। ठीक, तो अगर तुम इसका एलसीए पता कर लो तो ये तुम्हें डेफिनेटली मेक श्योर हो जाएगा कि ये नोट हमेशा तुम्हारी रूट के ज़्यादा पास होगी एलसीए वाली नोट। ठीक, अभी भी लेकिन तुम्हें क्या पता करना है, अभी भी तुम्हें ये पता करना है कि ये मान लो तुम्हारा सोर्स 1 था, ये तुम्हारा सोर्स 2 था, तो अभी भी तुम्हें क्या पता करना है कि सोर्स 1 से एलसीए तक का पाथ और सोर्स 2 से एलसीए तक का पाथ, इन दोनों का अगर तुम्हें पाथ पता चल जाए तो इसको तुम प्लस कर दोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये भी तो सेम ही प्रॉब्लम है ना कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच का पाथ तुम्हें निकालना है, तो ये पाथ तो देखो पता होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हें ये पता है कि एलसीए जो है तुम्हारा वो सोर्स 1 और रूट के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, तो अब तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़, कि अगर ये पूरे का पाथ सी है, इसका पाथ तुम्हें, अगर इसका पाथ तुम्हें पता है कि बी है, तो ये पाथ क्या हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा सी माइनस बी। इस चीज़ का आप तुम यूज़ कर सकते हो। कैसे कि सोर्स 1 से लेके जो मेरा रूट तक का पाथ है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ एलसीए से मेरा रूट तक का पाथ, तो मेरे को ये वाला पाथ पता चल जाएगा। ऐसे सेम चीज़ सोर्स 2 से मेरा रूट तक का जो पाथ है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ एलसीए से रूट तक का पाथ, तो मेरे को ये वाला पाथ पता चल जाएगा। और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को अब क्या चाहिए बस कि रूट से मेरा सोर्स 1 का पाथ प्लस रूट से मेरा सोर्स 2 का पाथ माइनस क्या करना है, ये वाली चीज़ 2 बार माइनस हो रही है, तो माइनस 2 टाइम्स एलसीए से रूट तक का पाथ। तो बस एक तरीके से तुमको क्या पता करना है, हर एक नोड से रूट तक का पाथ अगर तुम्हें पता चल जाए तेज़ी से, हर एक नोड से रूट तक का पाथ अगर तुम्हें तेज़ी से पता चल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हारी कौन करके देता है कि हर एक नोड से तुम्हें रूट तक का पाथ पता चल जाएगा। ये तुम्हें पता चलता है किससे, बाइनरी लिफ्टिंग। ठीक, अगेन एक नया कॉन्सेप्ट, अगर तुमने ये कभी नहीं करा है तो अगेन एक तुम्हारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा चेक पॉइंट है कि यहाँ पे तुम जाओ और पता करके आओ कि बाइनरी लिफ्टिंग क्या होती है। ठीक, बाइनरी लिफ्टिंग ही तुम्हारा यहाँ से लेके रूट तक का पाथ भी पता करके दे देगा तुम्हें कि कितना तुम्हें डिस्टेंस है। ये तो तुम मेनली डीएफएस से भी पता कर सकते हो, बट तुम्हें देखो एक और चीज़ निकालनी है, वो क्या है, वो है तुम्हारा एलसीए। अब एलसीए तुम लॉग एन से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते एलसीए निकालने में। एलसीए तुम ऑर्डर ऑफ एन में तो आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ से तुम ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ और आराम से एलसीए निकाल लो, लेकिन तुम्हें एलसीए क्योंकि लॉग एन में निकालना है, तो एलसीए लॉग एन में निकालने में तुम्हारा बाइनरी लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक, एलसीए तुम्हारा लॉग एन में कैसे निकलेगा बाइनरी लिफ्टिंग से, ये तुम्हें जाके पढ़ के आना है। ये तुम्हारा क्या है, प्री रिक्विजिट कि एलसीए को लॉग एन में कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है तो या तो तुम एरिक्टो के चैनल पे जा सकते हो, एरिक्टो के चैनल पे तुम सर्च करोगे कि एलसीए यूजिंग बाइनरी लिफ्टिंग। ठीक, तो अगर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है तो तुम एरिक्टो के चैनल पे जा सकते हो, या तो हिंदी में अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम कार्तिक अरोड़ा के चैनल पे जा सकते हो। दोनों ने ही बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब तुम बस, अगर तुम्हारी प्रेफर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश तो तुम एरिक्टो पे चले जाओ, प्रेफर्ड लैंग्वेज अगर हिंदी तो तुम चले जाओ कार्तिक अरोड़ा पे। अगर तुम्हें दोनों ही देखना है तो दोनों ही देख सकते हो, बट जिस्ट जो दोनों का है वो सेम ही है। बेसिकली एक तरीके से क्या बताया तुम्हें कि तुम दोनों जो नोट्स हैं उनसे तुम ट्राई करोगे कि एक ऐसे पॉइंट पे जाने की कोशिश करो जो कि तुम्हारा क्या है, जो कि तुम्हारा जब तुम्हारे ये दोनों नोट्स बेसिकली एक तरीके से सेम ना हो जाए। अगर तुम इस सी और इस बी से एलसी तो तुम्हारा होगा, उस केस में क्या होगा, ये सी भी तुम्हारा ए के बराबर हो जाएगा और बी भी तुम्हारा ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसे पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये सी भी ए के बराबर ना हो और बी भी ए के बराबर ना हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो। तो तुम क्या करोगे, तो तुम अपने एलसीए के जस्ट एक नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओगे और अब इसका अगर तुम पेरेंट निकाल लोगे तो वो तुम्हारा एलसी होगा। अभी तुम्हें हो सकता है बिल्कुल ना समझ में आए जो भी चीज़ मैंने बोली हो, बट हाँ अगर ये तुम वीडियो देख के आओ एक बार तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। लेकिन मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट था कि तुम्हें आंसर कैसे निकलेगा वो बताऊँ। उसका प्रूफ मैंने तुम्हें बताया कि वो बाय टू वगैरह क्या है, वो कैसे लिखा मैंने, कैसे बताया। और ट्री है इसलिए कॉमन पॉइंट हमेशा तुम्हें मिल रहा है, ये चीज़ें रखना, क्योंकि ट्री में तुम्हारा यूनिक पाथ्स होते हैं। अगर ये ट्री ना होता तो तुम्हारा हो सकता था कि इस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल ही ना होता सॉल्व करना। ठीक, उसके बाद तुम्हें एलसीए निकालना अगर आ जाएगा बाइनरी लिफ्टिंग से तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। और
किन्हीं भी दो के बीच का पाथ निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक, तो मैंने तुम्हें डॉट्स बना के बता दिए, तुम्हें डॉट्स बता दी हैं, अब उन डॉट्स को कनेक्ट करना तुम्हारा काम है। ठीक, कभी भी क्वेश्चन को देखो तुम छोटे से बड़े की तरफ सॉल्व मत करना चालू करो कि तुम क्या करो कि पहले सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर तुम फाइनल, अब ये सब प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व कर ली, अब तुम फाइनल आंसर कैसे बनाओगे। ठीक, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या होता है कि तुम्हें पहले क्या करते हो, पहले तुम हाई लेवल आइडिया लेते हो। ठीक, कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व एक्चुअल में करा कैसे जाएगा। इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट से मुझे ए वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, बी वाली करनी पड़ेगी, सी वाली करनी पड़ेगी, और जब मैं ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा तो इनको जब मर्ज करूँगा तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होकर मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से ही सोचने लगो कि ए वाली प्रॉब्लम अब मेरे को सॉल्व करनी पड़ेगी, तो लाओ फिर ए वाली सॉल्व करना चालू कर देता हूँ, नहीं, क्योंकि तुम देखो अगर तुम हाई लेवल पे सोचोगे तो तुम्हें पहले पता चलेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट तुम्हें इसके ऑल सॉल्व करने हैं, और फिर तुम्हें इससे फिजिबिलिटी का भी पता चलता है कि क्या ये आंसर बनाना पॉसिबल भी है, ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ क्या ये पॉसिबल भी है। अगर मैं सारे हाई लेवल चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ तो ही मैं ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अगर लेकिन तुम एक छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करने चालू करोगे तो तुम्हें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या मैं एक्चुअल कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ। तो फालतू की तुम्हारी जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही ना, क्योंकि लास्ट में तुम जब सबको मर्ज करने चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे ये तो चीज़ तो हुई नहीं है और ये चीज़ तो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए तुमने फालतू की 5-6 चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर लिया ऑलरेडी, 5-6 चीज़ों को ऑलरेडी तुमने सोच लिया कि ये चीज़ होगी कैसे। नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उल्टी तरफ से चलना है, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ कैसे होती है, लेकिन क्या हो सकती है ये चीज़, डीप डाइव नहीं करूँगा मैं कि हाँ इसमें एक एक वेरिएबल क्या होगा, एक एक एरे क्या यूज़ होगी, कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, ये सब नहीं मेरे को मतलब है। मेरे को मतलब है कि क्या मैं लॉग एन टाइम में ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं ऑर्डर ऑफ टाइम एन टाइम में ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ये निकाल सकता हूँ तो मैं एन स्क्वायर टाइम में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोचने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, क्योंकि तुम कम टाइम अपना वेस्ट करोगे, तुम पहले ही सॉल्यूशंस को डिस्कार्ड करना चालू कर दोगे कि अगर तुम्हें पता चल गया कि ये चीज़ काम नहीं कर पाएगी तो तुम उस डायरेक्शन में सोचोगे ही नहीं। मान लो कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो जिसमें तुम्हारी डीपी नहीं लगती है, उसमें तुम्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचना होता है या फिर कुछ और ऑप्टिमाइज चीज़ लगानी पड़ती है या तो ग्रीडी की तरह की होती है क्वेश्चन। लेकिन तुम अगर पहले डीपी लगाने लगो कि पहले स्टेट वगैरह सोचने से पहले ट्रांजिशन सोचने लगो, सब चीज़ सोचना चालू कर दो। पहले तुम्हें क्या इसलिए डीपी में करना होता है, स्टेट सोचो, पहले स्टेट सोचो, लिखोगे कैसे वो सब भूल जाओ, स्टेट सोचो कि क्या तुम ये 4 स्टेट का अपनी डीपी बना भी सकते हो कि नहीं। अगर 4 स्टेट की डीपी बनी ही नहीं सकती तो डीपी से कैसे कर लोगे सॉल्व, क्योंकि तुम जब जिस चीज़ को मेमोराइज ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को तुम सॉल्व करके कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो तुम पूरी डीपी लगाने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे, तुम उसको दूसरे तरीके से सोचना चालू करोगे कि क्या ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से हो सकता है, क्या ये क्वेश्चन ग्रीडी से हो सकता है। ठीक, तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। देखो इसमें तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें सीखनी है। एक तो मैंने तुम्हें पहले टास्क दिया कि तुम्हें लिलीज़ होमवर्क करके आना है कर रैंक पे। दूसरा टास्क क्या है कि तुम्हें लव का वीडियो देखना है 01 BFS का। ठीक, 01 BFS अगर तुम्हें हो जाए तो वो लीड कोड वाला जो एरो वाला क्वेश्चन था वो सॉल्व करना है। तीसरी चीज़ क्या है, बाइनरी लिफ्टिंग पढ़ के आनी है। कहाँ से, एरिक्टो से या फिर कार्तिक अरोड़ा, या फिर तुम्हें जो भी चैनल पसंद आए। बट हाँ, मेनली मेरे को तो ये दो ही बहुत अच्छा रिसोर्स लगे जिससे तुम बाइनरी लिफ्टिंग पढ़ सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास कोई और रिसोर्सेज है तो तुम कमेंट में बताना, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी 3-4 प्रॉब्लम्स का मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई क्योंकि इससे तुम्हारी लर्निंग हैपर होगी। ऑलरेडी देखो 2 दिन हो चुका है कॉन्टेस्ट हुए। अब तुम्हें अगर क्यूरियोसिटी थी कि अगर तुम सॉल्व करना तो अब तक हो सकता है तुम सॉल्व कर चुके हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत तुम इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक अटके हुए हो। ठीक, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई डाउट आ रहा है, हाई लेवल में ही कोई डाउट आ रहा है या फिर कहीं पे किसी एक पॉइंट पे तुमने डीप डाइव किया है उसमें तुम्हें डाउट आ रहा है, तो वो डाउट पूछो। वो डाउट से तुम्हारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना कि क्वेश्चन क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम 50 क्वेश्चन उस तरीके से कर दोगे। ठीक, अगर तुम्हारा बाइनरी लिफ्टिंग क्लियर होगा तो तुम आगे के क्वेश्चन हमेशा कर लोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर तुम देखने की कोशिश करोगे इस क्वेश्चन ही में क्यों बाइनरी लिफ्टिंग कैसे करो, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, केवल ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा अगर मैक्स टू मैक्स हो भी पाया तो। ठीक, तो कोशिश करा करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो रादर देन अ क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।